आज हम हिस्ट्री से देखेंगे कि साहित्य को लेकर, साहित्य स्रोत को लेकर किस किस तरह से सवाल आते हैं हिस्ट्री में, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत में हमारा वेद और उपनिषद के अलावे हमारा बहुत सारे सूत्र हैं, जैन ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं और मेघासनीज और हेरोडेटस, फाहियान जैसे विदेशी यात्री, एल्बरूनी और अशोक का अभिलेख और सिक्का, ये सारे जो है हमारे इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। और इसी से सवाल आज किस तरह का पूछा जाता है हिस्ट्री में, इसको हम लेकर चलते हैं। पहला सवाल ये है कि भारत का सबसे प्राचीन वेद किसे कहा गया है। तो भारत का सबसे प्राचीन वेद जो है हमारा ऋग्वेद है। कौन सा वेद है जी? ऋग्वेद है, याद रखना है। कौन सा वेद है? ऋग्वेद है, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। ऑलरेडी इसका संकलन किसने किया? तो वेद व्यास ने किया है, ध्यान में रखिएगा। और कहा जाता है कि यह सबसे पुरानी किताब है, ऋग्वेद को सबसे पुरानी किताब मानी जाती है। और इसमें कितना मंडल है? 10 मंडल है। कितना मंडल है? 10 मंडल है, याद रखेंगे। कितना मंडल है? 10 मंडल है, याद रखना है। ऋग्वेद में कितना मंडल? 10 मंडल। और कितना सूक्त? 1028 सूक्त है। 1028 सूक्त, याद रखेंगे। सूक्त का मतलब श्लोक, याद रखना है। और ऋचाएं कितनी है? हमारा ऋचाएं इसमें कितनी है? प्रार्थनाएं कितनी है? तो प्रार्थना हमारा 10,442 है। कितना? 10,462, याद रखेंगे। 10,462 ऋचाएं हैं, याद रखना है। कहाँ? तो ऋग्वेद में सवाल पूछ लिया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि इस वेद का जो मंत्र होता है उसके कंठस्थ करने वाले, पाठ करने वाले मुनि को क्या कहा जाता है? तो होत्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? तो होत्री बोला जाता है। ऋग्वेद के मंत्र को पाठ करने वाले ब्राह्मण को क्या बोला जाता है? होत्री बोला जाता है, याद रखिएगा। क्या बोला जाता है? होत्री बोला जाता है, याद रखेंगे। होत्री बोला जाता है। सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद से किस चीज की जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद के आर्यों के हमारा जो राजनीतिक इतिहास और सामाजिक इतिहास की जानकारी मिलती है, याद रखना है। किससे? ऋग्वेद से। एक प्रकार से पॉलिटिकल जो हमारा मैनेजमेंट है और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स की हमें जानकारी मिलती है आर्यों का, याद रखना है। ये भी पूछ लिया जाता है कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है। गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के किस मंडल से लिया गया है? तो ये तीसरे मंडल से लिया गया है। गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है? तीसरे मंडल से लिया गया है, याद रखना है। और सोमदेव की चर्चा पूछा जाता है। सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में है? तो 9वें मंडल में है, याद रखना है। गायत्री मंत्र तीसरा मंडल और सोमदेव की चर्चा ऑलरेडी 9वें मंडल में है, याद रखना है। ये भी पूछ लिया जाता है कि किस मंडल में जो हाथ से लिखी गई ऋचा है उसको खील कहा जाता है। तो ये 8वां मंडल हो गया, याद रखें। किस मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है? तो 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल क्या हो सकता है? अगला सवाल यह पूछेगा कि यह बताओ ऋग्मंडल के ऑलरेडी किस मंडल में, ऋग्वेद के किस मंडल में ऑलरेडी पुरुष सूक्त का चर्चा मिलता है। पुरुष सूक्त ऑलरेडी है और उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की चर्चा मिलती है। और ये 10वें मंडल में है। कौन मंडल में? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ऑलरेडी ये चारों का चर्चा है, यानी अंतिम मंडल में एक प्रकार से शूद्र का उल्लेख आया है, याद रखना है। चलिए और सवाल पूछता सवाल ये है कि यह बताओ कि ऋग्वेद में इंद्र का चर्चा कितना बार आया है। ऋग्वेद में इंद्र का चर्चा कितना बार आया? तो 250 बार आया है। कितना बार आया? 250 बार आया है, याद रखेंगे। और अभी हाल ही में अभी दरोगा के एग्जाम में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, याद रखेंगे। जबकि अग्नि के लिए कितना बार चर्चा आता है? तो अग्नि के लिए चर्चा जो आता है 200 बार आता है, याद रखना है। कितना बार आता है? 200 बार। ऋग्वेद में अग्नि की चर्चा कितना बार? तो 200 बार, याद रखेंगे।
पूछता है कि बताओ कौन सा वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। कविता और कहानी में किसे लिखा गया है? गद्य और पद्य में। तो यजुर्वेद को लिखा गया है, याद रखेंगे। किस वेद को गद्य और पद्य में लिखा गया? यजुर्वेद को लिखा गया है, याद रखना है, याद रखेंगे। ऑलरेडी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, और ऑलरेडी पूछ लिया जाता है कि गंधर्व का उल्लेख किस वेद में है? तो साम वेद में। संगीत का चर्चा किस वेद से मिलता है? तो साम वेद से मिलता है, याद रखेंगे। चिकित्सा की चर्चा किस वेद से मिलती है? तो अथर्ववेद से। प्रेम विवाह की चर्चा किस वेद से मिलती है? तो अथर्ववेद से। जादू टोना की चर्चा किस वेद से मिलती है? तो अथर्ववेद से। तो इस तरह सवाल पूछ लिए जाते हैं और हमें लगता है वेद से आपको सवाल पूछेगा तो ऑलरेडी आप छोड़िएगा नहीं। और इस तरह हम ऑलरेडी हिस्ट्री से कम 50,000 सवाल लेकर ऑलरेडी उपस्थित है और ये हर एग्जाम में आपको मदद करेगा, चाहे दरोगा का हो, चाहे ट्री 2.0 हो, चाहे शिक्षक परीक्षा से संबंधित हो। ऑलरेडी वहाँ से सवाल ऑलरेडी डायरेक्ट लड़ेंगे, ध्यान में रखना है। पूछेगा आपको कि बताओ, ऑलरेडी ये बताओ वेदांत किसे कहा जाता है? तो उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। वेदांत किसे कहा जाता है? उपनिषद को। ये भी पूछ लिया जाता है कि उपनिषद का मतलब क्या होता है? तो गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना वेदांत का मतलब। और इसकी संख्या पूछ लिया जाता है, कितना है जी? तो 108 है। उपनिषद की संख्या कितना? 108, याद रखेंगे। उपनिषद की ग्रंथ संख्या कितना? 108, याद रखेंगे। इसके अलावा ऑलरेडी अरण्यक ग्रंथ के बारे में पूछा जाता है कि अरण्यक की रचना कहाँ हुई? तो जंगल में हुआ। और अरण्यक की हम चर्चा करते हैं तो ऑलरेडी ऐत्रेय है, संखायन है, तैत्तिरीय है, जैमिनी है, ये सारे अरण्यक है, याद रखेंगे। अंदर ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव घोषित एग्जाम है और उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेदांत और वेदांग अलग है, याद रखना है। वेदांत क्या हो गया? उपनिषद। लेकिन उपनिषद की संख्या कितना? 108। लेकिन वेदांग की संख्या पूछता है तो कितना? तो 6, याद रखेंगे। कितना? 6, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। कितना? 6, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। 6, वेदांग की संख्या कितना? 6, याद रखना है। इसी तरह आपको पुराण की संख्या पूछ दे कि पुराण की संख्या कितनी है? तो पुराण की संख्या 18 है, याद रखना है। और सबसे पुराना ऑलरेडी जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है, याद रखें। कौन सा पुराण? मत्स्य पुराण, याद रखेंगे। इसके अलावा वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण का ये पुराण है, याद रखना है। लेकिन पहला पुराण को जरूर याद रखिएगा, ऑलरेडी सबसे प्राचीन मत्स्य, याद रखेंगे। चलिए, इसके अलावा पूछ लिया जाता है रामायण की रचना किसने किया? तो रामायण की रचना संस्कृत में किसने किया जी? वाल्मीकि ने किया। लेकिन रामचरितमानस के बारे में पूछेगा तो अवधी भाषा में किया गया है। किसने किया? तो तुलसीदास ने किया, याद रखना है। किसने किया? तुलसीदास ने किया, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से महाभारत के बारे में पूछ लिया जाता है। महाभारत से सवाल होते हैं कि महाभारत की रचना किसने किया? तो महर्षि वेद व्यास ने किया। किसने किया? वेद व्यास ने किया। महाभारत में पहले कितना श्लोक था? 8800 श्लोक था। कितना श्लोक था? 8800 श्लोक था। उसको क्या कहा जाता था? जब 8800 श्लोक था उस समय इसे कहा जाता था जय संहिता। ये भी पूछ लिया जाता है कि जय संहिता किसे कहा जाता है? तो महाभारत को कहा जाता है, याद रखेंगे। लेकिन जैसे ही इसकी संख्या 8800 से 24,000 हुआ तो इसको क्या बोला गया? जैसे ही 8800 से 24,000 हुआ तो इसे भारत बोला गया। और जब इसकी संख्या 1 लाख हुआ तब इसे महाभारत बोला गया। जब इसकी संख्या 1 लाख हुआ तो क्या बोला गया? महाभारत। महाभारत जिसकी रचना वेद व्यास ने किया है, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल ऑलरेडी ये भी पूछेगा कि कल्प सूत्र क्या है? सूत्र ऑलरेडी विभिन्न ग्रंथों को पढ़ने का एक आधार है और ऑलरेडी ये कल्प सूत्र जो है हमारा, ये कल्प सूत्र है, एक प्रकार से स्रोत है। इसके माध्यम से भी
प्राचीन इतिहास, नियम, कानून जानकारी मिलती है, जैसे स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र, स्मृतियां, ये सारे क्या है? सूत्र है, याद रखना है। ये सारे क्या है? सूत्र है, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। और सूत्रों के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा इतिहास को जानने के लिए हमको लौकिक साहित्य का भी सहारा लेना पड़ता है। लौकिक साहित्य का भी सहारा लेना पड़ता है, याद रखना है। और इसमें विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवनी आता है, जिससे इतिहास की जानकारी हमको मिलती है। जैसे चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया क्या? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का लेखक कौन? चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। और इससे अर्थव्यवस्था की जानकारी नहीं, बल्कि मौर्य काल के राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट। मौर्य काल के शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र से, याद रखना है, जबरदस्त है ऑलरेडी। इसके अलावा ऐतिहासिक ग्रंथों में हम देखते हैं कश्मीर का एक कवि था कल्हण। कल्हण कहाँ का था? कश्मीर का था। और ऑलरेडी उसने क्या लिखा है? राजतरंगिणी। डायरेक्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी का लेखक कौन? तो ऑलरेडी कल्हण। और इससे हमें कश्मीर का इतिहास की जानकारी जबरदस्त मिलती है। इसके अलावा हमारा अष्टाध्यायी, इसके माध्यम से भी हमें ऑलरेडी इतिहास की जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी कौन? अष्टाध्यायी। इसका लेखक कौन? तो पाणिनि। कौन? पाणिनि, याद रखेंगे। इसका लेखक कौन? पाणिनि, याद रखेंगे। इसके अलावा जो है हमारा महाभाष्य, इसके अलावा महाभाष्य जो है, इससे भी इतिहास की जानकारी मिलती है। इसका लेखक कौन? पतंजलि। महाभाष्य का लेखक कौन है जी? पतंजलि, याद रखना है। और ऑलरेडी इसके अलावा मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस से भी हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है और मौर्य काल की जबरदस्त जानकारियां मिलती है। और इसका लेखक कौन? विशाखा दत्त। कौन था? विशाखा दत्त। डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है। इसके अलावा मालविका अग्निमित्रम से भी जानकारी हमको मिलती है। मालविका और अग्निमित्र के बीच जो प्रेम संबंध था, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और ये कालिदास की पुस्तक है। मालविका अग्निमित्रम का लेखक कौन? कालिदास, याद रखेंगे। इसके अलावा गार्गी संहिता से भी जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता एक प्रकार से ज्योतिषीय ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? ज्योतिष की जानकारी हमें उपलब्ध कराती है ना। और इसी से हमको यूनानी आक्रमण, भारत पर यूनानी आक्रमण की भी जानकारी इससे मिलती है, याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बौद्ध जैन साहित्य जो हमारा है, वहां से जानकारी मिलती है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कि आगम किसे कहा जाता है? तो जैन साहित्य को क्या बोला जाता है? आगम। इसके अलावा यह भी सवाल पूछ लिया जाता है कि महावीर की जानकारी किससे मिलती है? महावीर की जानकारी भगवती सूत्र से मिलती है। महावीर की जानकारी किससे मिलती है? भगवती सूत्र से मिलती है, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है। जबकि जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमको मिलता है, किससे मिलता है? कल्पसूत्र से। किससे मिलता है? कल्पसूत्र से। डायरेक्ट क्वेश्चन कर दिया जाता है कि जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से उपलब्ध है? तो कल्पसूत्र से, याद रखना है। और ये भी पूछ लिया जाता है कि कल्पसूत्र का रचना किसने किया? तो ये भद्रबाहु ने किया। किसने किया? भद्रबाहु ने किया, जो पाटलिपुत्रा जैन बैठक का अध्यक्षता किया था, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। चलिए अगला सवाल यह है कि पूछेगा जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुआ है? जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुआ है। किस भाषा में हुआ है जी? प्राकृत भाषा में हुआ है, याद रखना है। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुआ है, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पूछ लिया जाता कि जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है परिशिष्ट प्रबंध जो है, ऑलरेडी इसका लेखक कौन? तो हेमचंद्र। इसका लेखक कौन है? हेमचंद्र, याद रखेंगे। परिशिष्ट प्रबंध किस धर्म का ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है। और इसका लेखक कौन?
हेमचंद्र है, याद रखना है, ऑलरेडी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि किस धर्म के अनुसार ऑलरेडी जन्म और मृत्यु का जो महत्वपूर्ण कारण है वो कर्म है, यानी कर्म का भोग भोगने के लिए जन्म और मृत्यु होता है। ये किसने कहा? तो ये जैन धर्म ने कहा, याद रखना है। जैन धर्म में जाति व्यवस्था को नहीं माना जाता है, जाति को निंदा किया गया है। जाति व्यवस्था को क्या किया गया है? निंदा किया गया है, याद रखना है। और जैन धर्म के अनुसार संसार की वास्तविकता को स्वीकार किया जाता है, संसार की वास्तविकता को स्वीकार करता है, याद रखना है। ऑलरेडी ये भी ध्यान में रखेंगे। ये ईश्वर को भी नहीं स्वीकार करता, ये अनिश्वरवादी है, बौद्ध की तरह अनिश्वरवादी है, याद रखना है। जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों अनिश्वरवादी है, याद रखना है। लेकिन देवता को स्वीकार किया गया है, देवता को स्वीकार किया गया, उसको जीन से नीचे माना गया है, महावीर से नीचे देवताओं को माना गया है, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट। उसी तरह से हमारा बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य में पूछेगा कि ऑलरेडी त्रिपिटक में क्या होता है? तो सुत पिटक होता है, विनय पिटक होता है और अभिधम पिटक होता है, याद रखना है। ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि सुत पिटक विनय पिटक की रचना कब हुआ? तो बौद्ध धर्म के पहला बैठक में हुआ, जबकि अभिधम पिटक का रचना ऑलरेडी बौद्ध धर्म के किस सम्मेलन में हुआ? तो ये तीसरे सम्मेलन में हुआ है, याद रखना है। इसमें संस्कृत का भी उल्लेख मिलता है, यह भी ध्यान में रखेंगे। पूछेगा ये बताओ बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है किसे? तो सुत पिटक को, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? तो सुत पिटक को, याद रखना है। ये भी पूछ लिया जाता है कि बताओ ऑलरेडी ये बताओ कि बौद्ध धर्म में हमारा भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की जानकारी मिलती है, कथाएं जानकारी मिलती है। कहाँ पर? तो जातक में। जातक कथा में किसकी जानकारी मिलती है? बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की जानकारी मिलती है, ध्यान में रखेंगे। पूछता है बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है किस भाषा में रचना हुई है? तो ये पाली भाषा में, याद रखना है। लेकिन अभिधम पिटक में संस्कृत का भी उल्लेख है, यह भी ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछ लिया जाता है कि महावस्तु और ललित विस्तार, ये ऐसा ग्रंथ है जिसमें महावस्तु और ललित विस्तार, ये ऐसा ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध की जबरदस्त चर्चा मिलती है, याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ऑलरेडी बौद्ध और जैन साहित्य हमारा किस रूप में इतिहास जानने का मदद करता है, ये आप जान गए हैं। आगे हम चलते ही ऑलरेडी हमारे हेरोडोटस पूछता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो यही फादर ऑफ हिस्ट्री है। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन? तो हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है जी? तो हेरोडोटस है, याद रखेंगे। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन? तो हेरोडोटस, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन? हेरोडोटस। पूछता है कि हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखा? हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखा? तो हेरोडोटस ने लिखा है, याद रखेंगे। किसने लिखा? हेरोडोटस ने लिखा है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। इसके अलावे ऑलरेडी पूछ लिया जाता है कि ये मेघासनी जो है ये कौन था? तो ये सेल्यूकस का दूध था। किसका दूध था जी? सेल्यूकस का दूध था, याद रखना है। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के समय ऑलरेडी ये पटना आया था, याद रखेंगे, चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। और इंडिका नामक ये पुस्तक लिखा है कौन? मेघासनीज, और जिससे हमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन की व्यवस्था की जानकारी मिलती है, याद रखेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान में रखेंगे। एक और पूछेगा आपको कि बताओ नेचुरल हिस्टोरिका किसने लिखा? नेचुरल हिस्टोरिका किसने लिखा? नेचुरल हिस्टोरिका किसने लिखा? तो ये प्लिनी लिखा था। कौन लिखा था? प्लिनी लिखा था। और इस पुस्तक से हमें भारतीय जानवर के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में और मिनरल्स के बारे में जबरदस्त जानकारी मिलती है, याद रखेंगे,
प्लिनी का पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरी का, याद रखना है। एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक का लेखक कौन? तो अभी तक इसका लेखक नहीं पता चला, इसलिए इसका लेखक कौन है? अज्ञात है। और ऑलरेडी इससे हमको मौर्योत्तर काल में विभिन्न प्रकार के सामुद्रिक व्यापार की जानकारी मिलती है। समुद्र से जो व्यापार हुआ करता था, भारतीय बंदरगाह से, अफ्रीकी बंदरगाह से ऑलरेडी जो व्यापार होती थी हिंद महासागर में, उसकी जानकारी इस पुस्तक से मिलती है, याद रखना है। तो फाहियान, प्लिनी, ये सब हमारा इतिहास की जानकारी देता है। इसके अलावा चीनी लेखक भी है जो फाहियान जो है हमें जानकारी देता है। फाहियान कब आया? तो फाहियान ऑलरेडी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान आया था, याद रखना है, ऑलरेडी ध्यान में रखेंगे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था, ध्यान में रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फाहियान आया था, याद रखेंगे, ठीक है। कब आया था? 399 से 415 एडी के आसपास आया था, याद रखना है। और इसके वर्णन से सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है, सोशल और कल्चरल जानकारी मिलती है, सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी मिलती है, सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारियाँ मिलती है, याद रखेंगे, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना है। इसके अलावा ह्वेनसांग, ह्वेनसांग जो है ऑलरेडी ये भी हमारा हर्षवर्धन के काल में आया था। ह्वेनसांग कब आया? हर्षवर्धन के काल में आया। और ऑलरेडी ये भी हमें जानकारी, ह्वेनसांग जो हमारा बिहार का नालंदा जो विश्वविद्यालय खंडर है, उसके बारे में ऑलरेडी ज़बरदस्त जानकारी दिया है, क्योंकि वहाँ वो पढ़ा है और पढ़ाया है और बौद्ध ग्रंथों को संकलन भी किया है, याद रखेंगे। इसके अलावा हमारा भारतीय इतिहास की जानकारी में अलबरूनी भी ज़बरदस्त रोल निभाता है। अलबरूनी जो है गजनी के साथ भारत आता है, ये भी पूछता है किसके साथ भारत आया? तो ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। और ये अरबी भाषा में लिखा था एक पुस्तक, क्या नाम है? किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, याद रखना है। इसको तहकीके हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस पुस्तक को? तहकीके हिंद का लेखक कौन? तो अलबरूनी। तहकीके हिंद का लेखक कौन? अलबरूनी, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान में रखना है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया गया है। इसी तरह ऑलरेडी सुलेमान का पुस्तक है, इब्न बतूता का है, मार्को पोलो है, हमें ये सारे लोग इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराता है। और इसके अलावा अभिलेख और सिक्के से भी इतिहास की जानकारी मिलती है। अभिलेख में अशोक का अभिलेख का कुछ कहना नहीं है, और कंधार से जो अशोक का जो अभिलेख मिला है, प्रस्तर अभिलेख, उसे हमें जानकारी उपलब्ध होता है, याद रखना है। बोगजा कोई अभिलेख 1400 BC में मिला है, बोगजा कोई अभिलेख। और यहाँ से IBMN, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य जैसे वैदिक देवताओं की जानकारी मिलती है, याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अशोक का अभिलेख गुर्जर है, निटुर है, उद्गोलन है, मास की अभिलेख है। ये सारे अभिलेखों से हमें ऐतिहासिक जानकारियाँ उपलब्ध होता है। सिर्फ अभिलेख ही पूछता है कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एपिग्राफी बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? एपिग्राफी बोला जाता है, याद रखेंगे। इसके अलावा ऑलरेडी सिक्के भी हमें इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराती है। सिक्के के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिसोमेटिक्स बोला जाता है। तांबा का, चांदी का, सोना का, शीशा का, ये सारे धातुक सिक्के मिले हैं, याद रखना है। और ऑलरेडी हिंदी यूनानी भी सिक्का मिला है, कनिष्क का सिक्का भी मिला है। उससे हमको पता चला क्या? कि उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। कौन? कनिष्क ने, याद रखना है। तो इस प्रकार आपने जाना कि इतिहास जानने का हमारा स्रोत क्या क्या है। इसमें ऐतिहासिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत के बारे में जाना है। ऑलरेडी हमें लगता है कि आपका ज्ञान संवर्धन होगा और विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। कैसा लगा इसका मैसेज करेंगे। ऑलरेडी नंबर पर कौन सा नंबर मैं दे रहा हूँ? 91 22 68
29/11 इस पर मैसेज करेंगे कैसा लगा, और कौन कौन सा टॉपिक आप जानकारी इस तरह चाहते हैं हमें मैसेज करके ज़रूर भेजिएगा। और इस तरह से आपका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऑलरेडी हम तैयार करेंगे जो आने वाले यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस और प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों जैसे संबंधित परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी उपयोगी होगा। दैट्स ऑल। जय हिंद। मैं संजय कुमार। लेट इट बी नाउ।